नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दों का जवाब। मैं हूं मोहम्मद आज़ाद। नोटबंदी का असर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब भी देश में नकदी की तंगी दूर नहीं हुई है। अर्थव्यवस्था के सामने जो सबसे मूलभूत सवाल हैं वो हैं एक मजबूत बुनियाद यानी मुद्रा आपूर्ति के। जानकारों के मुताबिक सरकार की उदासीनता ने काफ़ी हद तक जीडीपी को कमज़ोर किया है। ये बात कई बार आरबीआई के आंकड़ों में भी सामने आ चुकी है। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने तो सैटेलाइट की तस्वीरों के द्वारा नोटबंदी से जीडीपी को हुए नुकसान का पूरा आकलन ही पेश कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार नोटबंदी के फैसले से वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान देश की विकास दर को 7.3% का नुकसान पहुंचा। ये नुकसान देश के उन जिलों को उठाना पड़ा जो असंगठित क्षेत्र के कारोबार के लिए अहम हैं। तो मुद्दों का जवाब में आज बात एक बार फिर देश की जीडीपी को लेकर। मुद्दों का जवाब में जिन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे वो हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है कि जीडीपी ग्रोथ घट रही है। जीडीपी घटने का मुख्य कारण क्या है। नोटबंदी के बाद से जीडीपी घटी है, ये बढ़ेगी कैसे। क्या जीडीपी घटने के कारण बढ़ी है बेरोजगारी। और किसानों के लिए एमएसपी रेट बढ़ाने का वादा कैसे होगा पूरा जब जीडीपी ग्रोथ लगातार गिरती जा रही है। इन सभी सवालों के जवाब अपने मेहमानों से हम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नवंबर 2016 में केंद्र सरकार की नोटबंदी के फैसले से वित्त वर्ष 2016 से 17 के दौरान देश की विकास दर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी को 7.3% का नुकसान पहुंचा। ये नुकसान देश के उन जिलों को उठाना पड़ा जो असंगठित क्षेत्र के कारोबार के लिए अहम है। ये आकलन विश्व बैंक ने नोटबंदी के फैसले से भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान पर किया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक असंगठित क्षेत्र के लिए अहम जिलों में जीडीपी ग्रोथ 4.7 से 7.3% तक कम हो गई थी। विश्व बैंक ने आकलन करने के लिए अपरंपरागत माध्यम का इस्तेमाल किया। इस माध्यम के तहत विश्व बैंक ने एशिया में नेपाल के भूकंप, अफगानिस्तान में तनाव और भारत में मोदी सरकार की नोटबंदी के फैसले के आधार पर एशियाई अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान का आकलन किया है। इस अपरंपरागत माध्यम से आकलन करने के लिए विश्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए शाम और रात के समय बिजली की तीव्रता का अध्ययन किया। विश्व बैंक के मुताबिक शाम और रात के समय बिजली की तीव्रता आर्थिक गतिविधि और विकास दर को मापने का मापदंड है, क्योंकि ऊर्जा की खपत और उत्पादन एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े हैं। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट को तैयार करने का काम सीएम बेयर, ईशा छाबड़ा, वर्गिलियो गाल्डो और मार्टिन राम ने किया। इनके मुताबिक ये आकलन करने के लिए उन्होंने दक्षिण एशिया के अहम जिलों के ऊर्जा खपत को सैटेलाइट के जरिए मिलने वाली इमेज के आधार पर किया। रिपोर्ट को तैयार करने वाले सभी विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं और दक्षिण एशिया उनका कार्य क्षेत्र है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नोटबंदी के बाद भारत के प्रमुख औद्योगिक जिलों में शाम और रात के समय सैटेलाइट को कम चमक दर्ज हुई है। रिपोर्ट का दावा है कि इन क्षेत्रों में चमक में दर्ज हुई गिरावट नोटबंदी के फैसले के बाद शुरू हुई और 2 महीने तक जारी रही। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2016 से 17 की तीसरी तिमाही के दौरान साल दर साल के आधार पर 10.8% बढ़कर 38.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई। खास बात है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विकास दर इसी स्तर पर रही और चौथे तिमाही में ये 1% का इजाफा दर्ज करते हुए 11.7% तक पहुंच गई। वहीं सरकारी आंकड़े दावा करते हैं कि 2017 से 18 की पहली तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ 11% से ऊपर रही। प्रमोद शर्मा के साथ प्रिया सिंह, सूर्या समाचार। तो रिपोर्ट में आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक ने साफ किया है कि नोटबंदी से जीडीपी ग्रोथ घट गई है देश की।
इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता महेश वर्मा, कांग्रेस से जितेंद्र चौधरी, आर्थिक मामलों के जानकार आर.के. सिंह, अर्थशास्त्री आर.के. गर्ग हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले महेश वर्मा जी आपके पास आऊँगा। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, क्या लगता है आपको उसमें कितनी सच्चाई है या कहीं कुछ खोट दिखाई दे रहा है कि जीडीपी ग्रोथ क्यों घट रही है? अब ये पता नहीं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपको कैसे कहाँ से मिली मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जो अभी तक मुझे मालूम है उसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक का ही एक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट नहीं ये मीडिया रिपोर्ट भी है, जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि भाई आज जो है विश्व में सबसे मजबूत और स्थिर अगर कहीं की अर्थव्यवस्था है तो हिंदुस्तान की है, एक बात। दूसरी बात, जितनी भी रेटिंग एजेंसी हैं जो ऑलमोस्ट जो रेटिंग करके आपकी साख को, आपके क्रेडिट को जो बढ़ाती हैं, या वो मूडी हो या स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, इस तरह से जो एजेंसीज़ हैं उनका ये उन्होंने हमारी जो ग्रेड 2014 से पहले बहुत नीचे चली गई थी, इवन कि माइनस में थी, वो आज प्लस में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे जहाँ तक आप जो कह रहे हैं, हो सकता है कि ये रिपोर्ट कुछ उन चीज़ों को कई बार क्या होता है कि जब रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसके प्रीवियस कुछ बैकग्राउंड दिए जाते हैं। जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो रिपोर्ट किसी एजेंसी की थी। नहीं, वो विदेशी एजेंसी की थी, और जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, सर वर्ल्ड बैंक अभी हाल में ही, अगर आप अभी भी देखें, अभी भी 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है, गूगल पे सर्च करिए, अभी आपको 15-20 दिन पहले की मैं ये आपको मीडिया रिपोर्ट बता रहा हूँ, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि विश्व में अगर कहीं की सबसे स्थिर और मजबूत अगर आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूत है जिस देश की, वो है भारत, वो है हिंदुस्तान। और दूसरी बात कि आज हमारी क्रेडिट जो है ना, अगर बढ़ी नहीं होती तो हमें जो है हमारे प्रोजेक्ट्स का जो हम कोई भी प्रोजेक्ट अगर पेश करते थे या इंटरनेशनल लोन लेना चाहते थे या कोई इन्वेस्टमेंट किसी हम प्रोजेक्ट में लेना चाहते थे, अमूमन उसमें जो हमारा क्रेडिट होता था वो ये रहता था कि भाई अगर हमारी चीज़ 100 रुपये की है तो उसकी 20 रुपये उसमें इन्वेस्टमेंट आता था। अब आज की डेट में हमारी जो 100 रुपये की चीज़ है वो कम से कम 40 रुपये पे जा रही है। तो ये हमारी जो सच्चाई है इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये इसलिए हुआ है, सही है, लेकिन इसमें ये बात भी साथ साथ चल रही है कि जो रुपये का जो अवमूल्यन हो रहा है डॉलर के मुकाबले, वो स्थिति फिर कहीं ना कहीं वही 20 वाली आ रही है। आप देखिए 70 के आसपास पहुंच गया है। आजाद साहब, उस अवमूल्यन के पीछे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। चलिए उसके लिए आऊँगा आपके पास। अभी मैं एक सवाल, इस सवाल की जो है सच्चाई सामने ले आता हूँ। जितेंद्र सिंह जी, क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट में कहीं कुछ खोट लगता है? जी, देखो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे बीजेपी के भाई हैं जो कह रहे हैं कि जीडीपी पूरे विश्व में सबसे अच्छी है, पहले बात तो ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश से बहुत देश आगे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, जैसा ये आकलन करके बता रहे हैं बहुत अच्छी है, विश्व में सबसे अच्छी है, यदि अच्छा है तो मुझे ये बता दें फिर हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर क्यों होता जा रहा है। मेन मुद्दा ये है। वही तो बता रहा था। और रोज सुन लीजिए, जिसको ये जो कह रहे हैं नोटबंदी और जीएसटी जो है एकदम जो है बहुत जल्दबाजी में बिना तैयारी के इन्होंने जो है ये कानून लाए हैं। और यदि जब आजाद जी मुझे एक चीज बताइए, यदि कोई कानून बनता है उसको कैसे लागू किया जाए उसकी पहले तैयारी की जाती है। अब इन्होंने नोटबंदी और जीएसटी दोनों लगा तो दिए हैं, परंतु ये भी सच्चाई इनको माननी पड़ेगी, आज तक 1 साल से ज्यादा जीएसटी हो गया और उससे ज्यादा ही लगभग आपका नोटबंदी हो गया। तो मुझे ये बताइए, जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो आए दिन किसान कहीं सब्जियां बिखेर रहे हैं, कहीं दूध बिखेर रहे हैं, बेरोजगारी दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैं कल बता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल पार्लियामेंट में कहा था इतने लोग इंजीनियर बन रहे हैं, इतने लोग फलाना बन रहे हैं, इतने ठिकाना बन रहे हैं, तो मुझे बताइए जो लोग बन रहे हैं उनको रोजगार कहाँ दे रहे हैं आप लोग? यदि इतनी अच्छी स्थिति है तो आज हमारे देश के किसान बेहाल क्यों हैं? व्यापारी मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हो इतने परेशान क्यों हैं? ठीक, चलिए ठीक है। आर.के. गर्ग साहब, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपने देखी? जो रिपोर्ट आई है, दोनों चीज़ें हैं। जो एक रिपोर्ट ये आई है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, जैसा कि वर्मा जी कह रहे हैं, ये रिपोर्ट भी कहीं आई है, मैंने भी देखा है। दूसरी ये कि जीडीपी की ग्रोथ नोटबंदी के बाद काफ़ी गिरी, यानी 7.3 तक जा गिरी। नहीं जीडीपी
इसमें आप एक हाँ हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि नोटबंदी के बाद जो भी कोई इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं, सरकार को नई चीज़ लेके आती है, तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आएगा। ऐसा नहीं है कि नोटबंदी लागू हुई और एकदम से उसका इम्पैक्ट आ गया। शुरू में इम्पैक्ट कई बार पॉजिटिव आता है, कई बार नेगेटिव आता है। तो शुरू में इसका इम्पैक्ट काफ़ी नेगेटिव रहा और अभी वो धीरे धीरे जहाँ तक मैं समझता हूँ सुधरने की प्रक्रिया इसमें हो रही है। अभी जो हमारे बीजेपी के साथी बता रहे थे, वो रिपोर्ट अभी IMF की रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है हालांकि GDP ग्रोथ कुछ कम हुई है, उसके बावजूद विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है भारत, मजबूत है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली है। और FDI के लिए, विदेशियों के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए सबसे अच्छा ये जो डेस्टिनेशन है वो आज भी हमारा देश है। तो ये IMF की जो रिपोर्ट है, उसने भी बहुत सारी चीज़ों को संलग्न किया अपनी रिपोर्ट में, उसके बाद ये रिपोर्ट दी है। लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, कुछ इसमें नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो हो सकता है IMF उस चीज़ को नहीं देख पा रहा हो। जैसे कि दोनों का आंकने का पैमाना अलग अलग है दोनों का, और हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नोटबंदी का नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, ये नहीं कह सकते पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। हाँ, ये जरूर है कि जो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उस इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कोई जल्दबाजी रही। इरादा बहुत अच्छा था सरकार का, नीयत अच्छी थी इसमें, लेकिन जल्दबाजी रही और जो रिजल्ट सरकार को मिलने चाहिए थे वो रिजल्ट नहीं मिल पाए इसमें। ठीक है, RK सिंह जी। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई GDP, हमारी बड़ी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो पहले GDP को समझना बड़ा जरूरी है। GDP जो है वो कंट्री के टोटल व्यक्तियों के द्वारा कमाए हुए पैसे का समेशन होता है। उसके 3 मेथड होते हैं कैलकुलेशन के, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड। और गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करती है। तो आपकी GDP बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि आपकी पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। दूसरी चीज़, आपके यहाँ हैवी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। गवर्नमेंट जब हैवी एक्सपेंडिचर करती है तो भी GDP बढ़ती है। लेकिन GDP बढ़ने का मतलब कंट्री की इकोनॉमी और कंट्री के लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होना जरूरी नहीं होता। GDP बढ़ना एक गुड साइन है, बट नोटबंदी और जैसे GST, इन 2-3 फैसलों के कारण और इकोनॉमिक जो है हमारी इकोनॉमी किसी डायरेक्शन में ना जाने के कारण उसकी कोई ऑब्जेक्टिव नज़र नहीं आ रहा। I am not finding any economic objective during last 4 years where government could say we will take economy toward this direction। जैसे कभी IT था, मनमोहन सिंह आए, उन्होंने लिबरलाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड से अपने आप को एसिमुलेट किया। तो इसके कारण जो GDP की ये इवोल्यूशन है, उनका इवोल्यूशन ठीक है। मैं गर्ग साहब की बात से सहमत करता हूं कि बहुत सी चीज़ें उन्होंने इग्नोर की होंगी, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आर आल्सो नॉट सो ट्रू, because these are guided by certain big countries which look business in any country and they push that country with data management, जिससे कि वो कंट्री स्ट्रांग नजर आए और उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सके। उनको भारत में 135 करोड़ का मार्केट दिखता है भारत की इकोनॉमी में, इसलिए वो ऐसी रिपोर्ट भी देते हैं। ये भी बात इनकी सच है, भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग है, लेकिन इसकी इकोनॉमी में बार बार कह रहा हूँ कि GDP से ज़्यादा मैटर हमारे यहाँ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एंड पर कैपिटा इनकम को फोकस करना बहुत जरूरी है। और गिनी रेशियो जो ये बताता है इनकम इनइक्वलिटी कितनी कंट्रोल हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कितना कंट्रोल हो रहा, जो कि हमारे यहाँ इस चीज़ पर डाटा भी पब्लिश नहीं हो रहा और कोई ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं हो रहा, जो कि भारत देश के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर आपके पास आता हूँ। एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद जानेंगे GDP घटने का मुख्य कारण क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इसी बीच एक खबर, अच्छी खबर आई है कि सरकार ने सैनिटरी नैपकिन को फ्री कर दिया है और AC फ्रिज भी सस्ते कर दिए हैं। इसी संबंध में GST को लेकर वित्त मंत्री पीयूष गोयल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए वहाँ ले चलते हैं आपको। इट इज अनपॉलिश्ड, बट कटिंग वगैरह करने के बावजूद
उसको 5% ही टैक्स लगेगा। बाकी जो पॉलिश हो जाते हैं और फिनिश प्रोडक्ट बन जाते हैं उस पे आज का रेट है वो चालू रहेगा। कुछ और क्लैरिफिकेशंस है जो विभाग करेगा। उसमें एक प्रमुखता जो मिल्क है, दूध, जिसको विटामिन या मिनरल सॉल्ट से फोर्टिफाइड मिल्क कहते हैं, वो भी एग्जेम्प्ट होगा जीएसटी से। दूध की तरह फोर्टिफाइड मिल्क विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। तो ये तो रही रेट्स की बात। शायद मैं कहने में भूल गया, वॉशिंग मशीन पे भी 28% से 18% कर दिया गया है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जिसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा सभी राज्यों का, और जिसमें लगभग सभी राज्यों में इच्छा थी कि छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग को सहूलियत दी जाए। उसके लिए जो रिटर्न्स की प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाने का निर्णय किया गया। ऑफ कोर्स उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ समय लगेगा। वो जीएसटीएन नेटवर्क वाले जब उसकी पूरी स्टडी करके समय बताएंगे तो समय सूचित किया जाएगा सभी को। लेकिन निर्णय लिया गया है कि 5 करोड़ रुपए तक जिसका टर्नओवर है अप टू 5 करोड़, उनका टैक्स पेमेंट तो मंथली होगा लेकिन रिटर्न क्वार्टरली होगा। 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर पर हर महीने वो अपना टैक्स जमा करेंगे। उसके प्रोसेस को जीएसटी के अधिकारी तय कर लेंगे कि हर महीने किस हिसाब से उन्हें भरना होगा। सिर्फ एक चालान के ऊपर भरेंगे, लेकिन रिटर्न 3 महीने में एक बार देना पड़ेगा। इससे लगभग 93% टैक्स पेयर्स को अब क्वार्टरली रिटर्न भरने की सहूलियत मिलेगी। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा बदलाव आज जीएसटी काउंसिल के सभी प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने साहस करके निर्णय लिया है, इस उम्मीद में कि इससे और लोग प्रोत्साहित होंगे जीएसटी के साथ जुड़ने में और प्रोत्साहित होंगे कि कंप्लायंस की तरफ ध्यान दें, और इससे बड़ी सुविधा हो जाएगी सबको डे टू डे ऑपरेशंस में। इसी के साथ साथ जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स भी 2 प्रकार के बड़े सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बनाए गए हैं। तो जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में बड़े ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आपने देखा, अभी पीयूष गोयल ने हम सबको इसकी जानकारी दी। मुद्दों का जवाब में हम आज चर्चा कर रहे हैं नोटबंदी से हुए देश को नुकसान की। ध्रुव अग्रवाल जी सीएम एसएमई के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ध्रुव जी, आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे, जो रिपोर्ट अभी वर्ल्ड बैंक ने दी है उसका कहना है कि जीडीपी ग्रोथ घट गई नोटबंदी के कारण। क्या आप इसको सही मानते हैं या जीडीपी घटने का मुख्य कारण कुछ और है? नहीं, ये जो नोटबंदी है और जो गलत तरीके से जीएसटी है, इन दोनों कारणों ने जीडीपी घटाई है जी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि जीडीपी के साथ साथ आप ये देखिए, संसार का सबसे गरीब देश है भूटान। उसकी पर कैपिटा इनकम है $3140, $3140, और हमारी $1920, यानी हम लोग अपने पड़ोसियों से भी पर कैपिटा इनकम में कहीं भी उनसे आधे भी नहीं ठहरते हैं। जो कई लोग कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है कि हम 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं जी, हम नीचे से भी 6 नहीं है। यदि पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि बिल्कुल सही कह रहे थे आर के सिंह जी कि बेसिकली जो जीडीपी के आंकड़े हैं, ये जो सरकार खर्च कर रही है या आपदा उससे जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो जीडीपी घटी है, घटने के बावजूद बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो पर कैपिटा इनकम से आम आदमी इतना परेशान है, वो पूरे संसार में सबसे गरीब भारतीय हो चुका है, क्योंकि उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो भूटान जैसे देश से भी
आधे के लगभग है। उसके अलावा जो बात आज पीयूष गोयल जी कह रहे थे कि जिस दिन ये जीएसटी आया था उसी दिन हर व्यापारी ने मांग की थी कि ये जो आप हर 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख 3 रिटर्न एक महीने में जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत सिस्टम है। तो इनको जो है आज 1 साल बाद इस चीज़ की जो समझ आ रही है, यानी 1 साल में कितना बड़ा नुकसान इन्होंने किया। यदि उसी दिन इन्होंने मानी होती कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा था कि कम से कम एमएसएमई को जो है क्वार्टरली रिटर्न की जाए, उसके अलावा ये रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सब पे और बहुत सारे आइटमों पे 28%, आज धीमे धीमे हर जीएसटी काउंसिल मीटिंग 28% से 18% करती है। कुछ आइटम पे घटते घटते 28% के कुछ आइटम ही रह गए हैं। तो इनको यदि पहले से ये करते तो ये सब अफरा तफरी, इनकी दूरदर्शिता की कमी और इन्होंने बिना सोचे समझे किया है। यदि ये जो चीज़ें आज की हैं ये उसी समय करते तो काफ़ी कुछ सुधार हो सकता था। ये देश की जीडीपी या पर कैपिटा इनकम जो इतनी गिरी है, इसका कारण बिना सोचे समझे फैसले लेना है। चलिए एक और ब्रेक का वक्त हो गया, एक और ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे नोटबंदी के बाद से जीडीपी घटी है, ये बढ़ेगी कैसे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नोटबंदी के बाद से जीडीपी घटी है, ये बढ़ेगी कैसे, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के हुक्मरान जीडीपी विकास दर को लेकर हमेशा अपनी खूबियों की मुनादी करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में जरा ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। वित्त वर्ष 2017 के दौरान जीडीपी की विकास दर 7.1% रही। वहीं वित्त वर्ष की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में जीडीपी विकास दर 6.1% रही। कृषि क्षेत्र के काफी अच्छे प्रदर्शन के बावजूद बढ़ोतरी दर नीचे आई है। सरकार ने 500 और 1000 के बड़े मूल्य के पहले से चल रहे नोटों को 8 नवंबर को बंद करने की घोषणा की थी। इस नोट बदलने के काम में 87% नकद नोट चलन से बाहर हो गए थे। नोटबंदी के तत्काल बाद की तिमाही जनवरी मार्च में बढ़ोतरी दर घटकर 6.1% रही है। 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में सकल मूल्यवर्धन घटकर 6.6% पर आ गया। नोटबंदी से 2016 से 17 की तीसरी और चौथी तिमाही में जीवीए प्रभावित हुआ है। इन तिमाहियों के दौरान ये घटकर 6.7% और 5.6% पर आ गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाहियों में 7.3 और 8.7% रहा था। नोटबंदी के बाद कृषि को छोड़कर सभी क्षेत्रों में गिरावट आई। विनिर्माण क्षेत्र की बढ़ोतरी दर चौथी तिमाही में घटकर 5.3% रह गई, जो 1 साल पहले समान तिमाही में 12.7% रही थी। निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर भी नकारात्मक रही थी। बेहतर मानसून की वजह से कृषि क्षेत्र को फायदा हुआ। 2016 से 17 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.9% रही, जो उससे पिछले वित्त वर्ष में 0.7% रही थी। चौथी तिमाही में कृषि क्षेत्र का जीवीए 5.2% बढ़ा, जबकि 2015 से 16 की समान तिमाही में ये 1.5% बढ़ा था। कोयला, कच्चा तेल और सीमेंट उत्पादन में गिरावट के चलते नए वित्त वर्ष में भी 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अप्रैल में घटकर 2.5% रही। इन उद्योगों ने पिछले साल अप्रैल में 8.7% बढ़ोतरी दर्ज की। इनमें उद्योग कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल है। कच्चा तेल और सीमेंट उत्पादन में 3.8%, 0.5% और 3.7% की गिरावट आई।
क्योंकि कुल औद्योगिक उत्पादन में इन क्षेत्रों का योगदान करीब 38% है। बैंक इस तिमाही में कर्ज का वितरण कम कर सके, खास तौर पर नॉन फूड फाइनेंस सेक्टर में कर्ज का वितरण धीमा रहा। तिमाही आधार पर फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, रियल्टी और प्रोफेशनल सर्विसेज की ग्रोथ 9% से घटकर 2.2% रह गई। वहीं सालाना आधार पर वित्त वर्ष 2017 में इस सेक्टर की ग्रोथ 10.8% से घटकर 5.7% रही है। वित्त वर्ष 2015 की जीडीपी ग्रोथ 7.2% से संशोधित होकर 7.5% हो गई। वित्त वर्ष 2014 की जीडीपी ग्रोथ 6.5% से संशोधित होकर 6.4% हो गई। वित्त वर्ष 2013 की जीडीपी ग्रोथ बिना बदलाव के 5.5% पर बरकरार रही। प्रमोद शर्मा के साथ प्रिया सिंह, सूर्या समाचार। महेश वर्मा जी, नोटबंदी के बाद से जीडीपी घटी है, ये तो साफ हो गया। अब सरकार इसको कैसे बढ़ाएगी? क्या नीति है, क्या प्लानिंग है फ्यूचर की? देखिए, नोटबंदी की वजह से जो फ़ायदे हुए हैं उसको भी आपको समझना पड़ेगा। आप सिर्फ नोटबंदी को लेकर जो परेशानी हुई या दिक्कतें आई वो तो ठीक है, जनता, पूरे देश की जनता ने उसमें सहयोग भी किया और किसी को ये भी लगा कि भाई जो हो रहा है ये देश हित में है। ये किसी के लिए किया नहीं गया, बल्कि इसलिए किया गया कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो, देश आर्थिक रूप से मजबूत हो और हमारी जो नींव है, जो कमज़ोर पिछले कई दशकों से की जा रही थी, वो खोखला होता जा रहा था। जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने भी पार्लियामेंट में कहा और आपने सुना भी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो उसके कारण जो खराबी आई है उसको बढ़ाने के लिए, या जो कमी हो गई है, जीडीपी अगर नीचे आ गई है तो कुछ ना कुछ नीति तो उसके लिए भी बनी होगी ना कि उसको ऊपर कैसे लाया जाए। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि जीडीपी को बढ़ाने का ही एक, जो आप ये देख रहे हैं कि आज के डेट में हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हैं, हमारा जो इनकम ऑफ सोर्स को हम बढ़ा रहे हैं, उसका जो एक जरिया हम पैदा कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम आपको बताना चाह रहे थे कि अभी तक हमारे पास जो 70% एनपीए की रिकवरी है वो भी हमारे लिए एक एसेट्स है। कृषि उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन में, निर्यात में जो हमने जिस तरह से बदलाव किए हैं, जीएसटी की वजह से जो एक हमारी दुनिया में साख बढ़ी है, और इस तरह से इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास आ रहे हैं, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ा है पहले के मुकाबले, हमारे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, हमारी एमएसपी आज की डेट में हम कैसे लागू कर पाए, हमारे पॉकेट में पैसा है तभी हम लागू कर पाएंगे, अदरवाइज हम कैसे। जैसे एक ये जितेंद्र जी अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही कि भाई अचानक डॉलर का ये बढ़ा और डॉलर जो है अचानक ये हाइप पे गया है, तो ये इकोनॉमी को थोड़ा सा हमसे ज़्यादा समझते हैं, लेकिन जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है उसमें ये होता है कि आपके पास जो रिजर्व इस तरह के फॉरेनेक्स जो चीज़ें होती है, इनको जो है आप जब यूटिलाइज करते जा रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम आपको इसी तरह की दिखाई पड़ेगा, और वो एकदम से नहीं दिखाई देता। वो कम से कम उसका एक फ्रीक्वेंसी होती है, 5 साल की, 3 साल की, 2 साल की, 1 साल की, तो वो उस टेन्योर में उतना ग्रोथ करता है। ये इकोनॉमी का मतलब सीधा सिंपल फार्मूला है। तो ये हमारे पास जो रिजर्व फॉरेक्स था उसको 2008 से लेकर 2014 तक साफ कर दिया गया वो इंपोर्ट में, और वो जो इंपोर्ट में खर्चा हुआ उसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे स्लैब में, कई फ्रीक्वेंसी में वो सामने आके दिखाई दे रहा है कि हमारे रिजर्व फॉरेक्स को जिस तरह से नेस्तनाबूद किया गया, खत्म किया गया, देश की जिस तरह से मतलब अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई गई और वो घोटाला और वो भ्रष्टाचार हुआ, उसका नतीजा है। ठीक है आजाद जी, मैं ये बता दूं, जो मेरे बड़े भाई बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि इससे नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, जरा 1-2 फायदे बता दें, जनता भी समझ ले। मैं आपको बताता हूँ क्या फायदा हुआ। इनकी बिल्कुल तैयारी नहीं थी। नोटबंदी के कारण 90% लोग जो असंगठित लोगों को रोजगार मिलता था वो खत्म हो गया। 86% जो हमारी मुद्रा चलन से बाहर हो गई, और जो उत्पादन था हमारे देश का औद्योगिकों का वो डाउन हो गया, और छोटे व्यापारी लगभग 80%, 80-85% खत्म हो गए। आजाद जी, इस पे कुछ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब ये जो कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार पे लगाम लगी, क्या भ्रष्टाचार पे लगाम लगी? ये तो इन्होंने जिस दिन 500,000 रुपए का नोट बंद किया था, ये संगठन और कानून की लूट थी। और हमारे राहुल गांधी जी ने कह दिया है पीछे
यदि आपकी 2019 में हमारी सरकार आती है, नोटबंदी पे जो महा घोटाला हुआ है हम इसकी जांच कराएंगे और दूध का दूध पानी हो जाएगा। तो फिर तो आप नहीं, आपको बताना चाहिए जितेंद्र जी कि राहुल जी बेल पे हैं वो किस कारण से हैं, सोनिया जी बेल पे हैं वो किस कारण से, चिदम्बरम जी बेल पे हैं वो किस कारण से, पब्लिक को बताना चाहिए। बिल्कुल आप लोग तो कम से कम वो घोटाले की वजह से ही बेल पे है ना। नहीं, कोई घोटाला नहीं है, तो कोई और साबित कौन नहीं किया कर पाया। है? 4 साल से अरे आपकी चोर सरकार आदमी, है, एक 4 साल से मक्कार आपकी आदमी जो सरकार है, देश यदि को लूटा घोटाले हो, हैं तो आप वो साबित आदमी- नहीं, जांच एक- एजेंसी एक आपके सुनो, हाथ में है, सुनो, आपने एक- जांच एक क्यों नहीं चोर करा आदमी ली? कहे और जांच करा के कि चुनाव भाई मैं नजदीक आ रहे तिजोरी की हैं, आप रखवाली इस तरीके करूंगा। के मुद्दे उठा रहे हैं जिनका क्या कोई बात मतलब आप नहीं कर रहे है। हैं? आप ठीक है, नोटबंदी के बात कर रहे फायदे हैं। बताइए, उस जीएसटी के व्यक्ति फायदे को- बताइए जनता को, सुनिए, आप मुद्दे पे जितेंद्र रहिए। जी, उस व्यक्ति को इतना मालूम नहीं है ऐसे तो कि तुम्हारे अब अमित विश्वास शाह जो राष्ट्रीय प्रस्ताव अध्यक्ष पे तड़ी पा रहे बोलने के लिए गुजरात से, खड़ा हो सुन रहा लीजिए, मैं हूं, बता रहा हूं और आपको। मैं आंध्रा के ऊपर अमित शाह मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे। बोल रहे हैं। आप मैं कह रहा हूं मुद्दे पे रहिए, आर के गर्ग साहब। सपोर्ट करेंगे। आरोप लगाना- आंध्रा के बारे आर में के गर्ग आपके पास क्या क्या information जीडीपी है? घटने कैसे के आप present कारण करेंगे? बेरोजगारी बढ़ी देश में? जीडीपी घटने के कारण बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ने से जीडीपी घटी है, ये कह सकते हैं। और बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो हमारे देश में एक पैरेलल अर्थव्यवस्था चलती थी ब्लैक मनी से, कहीं ना कहीं यानी नोटबंदी है। नोटबंदी से आप कहना ये चाहते हैं नोटबंदी से बेरोजगारी Yes, बढ़ी नोट और नहीं उससे नहीं जीडीपी नहीं नीचे आई। नहीं नोटबंदी की वजह से काले धन पर जो अंकुश लगा, काले धन के साथ जो पैरेलल इकोनॉमी चलती थी उस इकोनॉमी पे कहीं प्रहार हुआ। उस प्रहार की वजह से वो जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो बंद हुए, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहे थे हमारे रियल एस्टेट के वो बंद हो गए, क्योंकि उन प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं मोर देन 50% पैसा ब्लैक मनी लगा हुआ था और वो पैसा जब अंदर हो गया वो पैसा बाहर नहीं आ पा रहा। हालांकि आज भी जब दोबारा नई करेंसी सरकार ने छापी है वो पैसा बाहर आया है, लेकिन वो दोबारा से अंदर हो गया। सर्कुलेशन में, चलन में वो पैसा नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से सारे प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं। उन प्रोजेक्टों के ठप होने से कितनी सारी इंडस्ट्रीज, आप सीमेंट ले लीजिए, आप इस्पात ले लीजिए, आप पेंट ले लीजिए, आप हार्डवेयर ले लीजिए, सारी इंडस्ट्री के ऊपर जो फर्क पड़ा है वो इंडस्ट्री बंद हो पा रही हैं, बंद हो चुकी हैं या बंद होने के कगार पे खड़ी हुई हैं। उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी अब नहीं चल पा रही है। इसमें अभी टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल बेरोजगारी बढ़ी हुई है। ठीक है आर के सिंह साहब, मेरा सवाल ये था, क्या जीडीपी घटने के कारण बेरोजगारी बढ़ी? गर्ग साहब कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ने के कारण जीडीपी घटी, आपका क्या कहना है? देखिए, भारत का पर कैपिटा इनकम में अभी ध्रुव जी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी, जो हम भूटान से भी नीचे हैं, 139 रैंक पर हैं। 2020 में बांग्लादेश, जिसकी पर कैपिटा इनकम हमसे आधी होती थी, वो भी हमें क्रॉस कर देगा। जो बेरोजगारी घटी और जीडीपी घटी, इनका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार ने जो नीतियां बनाई उस नीतियों से लोगों के लिए काम करने के अवसर उपलब्ध नहीं हुए। सरकार कहती है हमने 12 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया। अरे पुराने लोन तो डूब रहे हैं, नए और लेन दे दो तो ये भी डूब जाएंगे, क्योंकि जब काम ही नहीं होगा तो लोन कैसे बढ़ेगा। तो जीडीपी जो घटी नोटबंदी में, जहां गवर्नमेंट कहती है हमारे यहाँ ब्लैक इकोनॉमी है, आप जानते हैं 21% लोग हमारे यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, $1.90 पर डे कमाते हैं। वो तो बेचारा कौन सी आपको इकोनॉमिक अकाउंटिंग देगा? $2 पर डे कमा रहा। हमारे यहाँ की एवरेज सैलरी साल की 9,000 रुपये है। अगर 9,000 रुपये वाले से आप सोच रहे हो कि वो सारी अकाउंटिंग करेगा, सारी टैक्सेशन करेगा, आप उसको क्या मेन स्ट्रीम में सोच रहे हो? उसको ब्लैक मनी इकोनॉमी मान रहे हैं। कभी कभी हम लोग ब्लैक इकोनॉमी बड़े बिग कॉर्पोरेट के पास जो उसको तो कैप्चर नहीं कर पा रहे। हम कह रहे हैं गरीब आदमी जो सब्जी वाला और ठेले वाला है, ये अपने अकाउंटिंग नहीं दे रहा, सरकार को हिसाब नहीं दे रहा पैसे का, इसके कारण ये ब्लैक मनी है। ऐसा नहीं है, भारत जो गरीब देश है, यहाँ की ब्लैक मनी जो है वो टॉप 1% पे, जिन पर 73% एसेट्स है, विदेशों में जिनका काला धन जमा है। तो कारण यह सरकार ने जो डिसीजन लिया नोटबंदी का, देखिए उनका नोटबंदी का डिसीजन इकोनॉमिक कम था, पॉलिटिकल ज़्यादा था, ये सबको मालूम है, क्योंकि वे ब्लैक इकोनॉमी पॉलिटिशियन में ज़्यादा रोटेट कर दी है, उन पर चेक लगाने के लिए किया था, और उसके कारण इकोनॉमी में बहुत डेंट पड़ गया। 86% मनी जो सर्कुलेशन में था, जब आपने विड्रॉ कर दिया सडनली, तो इकोनॉमिक साइकिल टूट गया। टूटने में कम समय लगता है और उसको वापस पटरी पर लाने में लंबा समय लगता है। दूसरा, जब चेन टूट गई तो रोजगार के अवसर भी खत्म हो गए, व्यापार के अवसर भी कम हो गए। ध्रुव अग्रवाल जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही यहाँ पर आर के सिंह साहब ने, कि जो नोटबंदी का फैसला था वो आर्थिक दृष्टि से कम था,
राजनीतिक दृष्टि से ज़्यादा था। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो नोटबंदी का फैसला था उसमें ना तो किसी आर्थिक जानकार की सलाह ली गई, ना उस पर कोई वाइट पेपर लाया गया, ना मुद्दों पर डिस्कस किया गया। वो एकदम थोपा हुआ फैसला था। इलेक्शन थे उत्तर प्रदेश के, तो कुछ पॉलिटिशियन पे चेक रखने के लिए फैसला किया गया। नहीं तो ये इस तरह का फैसला कोई भी, उसने एकदम व्यापार को ठप कर दिया। इकोनॉमी में क्या होता है, जितनी मुद्रा होती है उससे ज़्यादा 5 गुना 10 गुना कैट मनी होती है, जिसको कहते हैं M/C करके इकोनॉमिक्स में टर्म होती है मनी के सर्कुलेशन से। तो सर्कुलेशन एकदम रुक गया, उससे बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा है और उसकी वजह से आज 80% रोजगार लोग हिंदुस्तान के या तो आंशिक रोजगार हैं, बेरोजगार हैं, या फुली बेरोजगार है। और उसकी वजह से वास्तव में इंडिविजुअल ये जो जीडीपी दिखा रहे हैं, ये तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ये तो पूरे देश का है, लेकिन पर कैपिटा इनकम पर और व्यापार पर, छोटे उद्योगों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। जीएसटी भी बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन जिसको जिस तरह लाया गया है वो भी बहुत गलत है। क्योंकि जैसा आर.के. सिंह जी ने कहा, केवल 1 लाख लोग एक्साइज देते थे जिन पे 52% रेवेन्यू आता था, और 1 करोड़ लोगों से 48%। उसके बावजूद 1 लाख एक्साइज वाले थे, उनके कम से कम 70,000 केसेज क्लासिफिकेशन के पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट में। चलिए और आपने छोटे छोटे लोगों के लिए इतना ज़्यादा HSN कोड वगैरह कर दिया, इतना कॉम्प्लेक्स जीएसटी सिस्टम किया है, ये केवल देश के साथ अन्याय के सिवा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, एक और ब्रेक का वक्त हो गया है ध्रुव जी, एक और ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जानेंगे किसानों के लिए MSP रेट बढ़ाने का वादा कैसे पूरा होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे किसानों के लिए MSP रेट बढ़ाने का वादा कैसे पूरा होगा, वो भी जबकि GDP ग्रोथ लगातार गिर रही है। जितेंद्र चौधरी जी, पहले अब आपके पास आऊँगा जी, आपको क्या लगता है सरकार ने जो MSP रेट बढ़ाया है किसानों का, उसको वादे को पूरा कर पाएगी? देखो, सरकार जो है ये इसकी जो है नीति और रीति में डिफरेंस है। ये जो वादे करती है, अभी चुनाव आ रहे हैं तो इनको किसान की भी याद आ रही है, इनने व्यापारी की भी याद आ रही है, इनने जीएसटी में व्यापारी का कितना लाभ पहुंचाना, ये सब झूठे वादे करके अभी वादे कर देंगे लोगों के सामने। जैसे ही चुनाव नजदीक खत्म होगा, ये सारे वादे जो ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। ये आज की बात नहीं करेंगे, 2022, 2024, 2029। अरे जनता आज भूखी मर रही है, रोटी उसको आज जरूरत है, तुम कह रहे हो 2024 में देंगे, ये क्या बात हुई? एमएसपी कब आना चाहिए था? नहीं एमएसपी कब तो आना आप आपकी सरकार आप बताएंगे ना, कब कितना बढ़ाना चाहिए? आप जो कह रहे हैं बढ़ाना चाहिए। पिछले 15 साल में आपने कब रिवाइज किया, आप बता दीजिए। नहीं, हमारे सरकारों में रिवाइज होता रहा, आपने बता नहीं, आपने कितना करा आप बता दीजिए। नहीं, कितना करा बता दीजिए ना। आप उन्हीं राज्यों में कर रहे हैं जहाँ थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हैं, जहाँ तुम्हारी बीजेपी की सरकार है। जो बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ तुम्हारा ध्यान नहीं है, वोट बैंक में ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, बता दो। चलिए, पिछले साल में कागजों में कुछ भी गए, पिछले साल में चावल 1700 रुपए बिका था मार्केट में, ये कह रहे हैं हमने 1700 कर दिया, तो कहाँ MSP रेट बढ़ गया? मुझे बता दें। राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल छोटे रखिए, देखिए बोल नहीं पाए और राफेल पे चले गए। वक्त बहुत कम है अब हमारे पास में। गर्ग साहब आंख मारने पे चले गए, ठीक है। तरीका है गर्ग साहब, यार कोई क्या लगता है सरकार MSP बढ़ाने के वादे को पूरा कर पाएगी? हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ, नहीं, हाँ बोलिए। MSP रेट बढ़ाने का वादा कैसे पूरा होगा, उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं से कोष इकट्ठा करना पड़ेगा। और कोष इकट्ठा कहाँ से होगा? GST जो लगा है उससे, अभी जो पीछे फिगर्स आई हैं उसमें GST में जो इनके पास कलेक्शन आया है वो पहले कलेक्शन से ज़्यादा है। दूसरा, इनकम टैक्स, जो पर्सनल इनकम टैक्स, इंडिविजुअल इनकम टैक्स पहले आया करता था, इस साल उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। और वो वृद्धि
में कहीं ना कहीं नोटबंदी का हाथ है। पहले जितने लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते थे, अब उससे ज्यादा लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उसकी वजह से कलेक्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक, अल्टीमेटली मतलब इसका सरकार बोझ वहां से अल्टीमेटली इसका हाँ, बोझ किसानों के आम लिए जनता MSP का जो रेट है वो दे देगी। अल्टीमेटली इसका बोझ आम जनता के ऊपर ही आना है, टैक्सेशन के रूप में या इनकम टैक्स के रूप में। ठीक है, RK सिंह जी। देखिए, एमएसपी जो अभी बढ़ाई है रिसेंटली, इट इज़ ए गुड डिसीजन। ये अच्छा डिसीजन था और वक्त की ज़रूरत थी। आप अगर ध्यान से सरकार की कार्रवाई में देखें, पिछले 4 साल के बाद जब से पीयूष गोयल जी अपने वो बने हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी प्रो पीपल होने लगी हैं, तो गवर्नमेंट भी ये रियलाइज़ कर चुकी थी कहीं ना कहीं हमें कुछ काम करने में चूक रह गई थी। और उसमें जैसे आज जो करेक्टिव एक्शन लिए हैं पीयूष गोयल जी ने, आपने दिखाया था, वो अच्छे लिए। और इसी तरह किसानों के मामले में जो एमएसपी का वादा पूरा करने के लिए सरकार को, जो गर्ग साहब ने कहा, बिल्कुल ठाका, अल्टीमेटली ये टैक्स पेयर्स को ही पे करनी है सबसे, जितनी एमएसपी है। ये सरकार, जहाँ तक मुझे ध्यान है, बीजेपी सब्सिडी के खिलाफ रहती थी, लेकिन अब इनको भी समझ आ गया कि किसान को हम बिना सब्सिडी दिए राहत नहीं पहुंचा सकते। ये अच्छा डिसीजन है और इसके लिए सरकार को कोष जो इकट्ठा करना पड़ेगा वो टैक्स पेयर से करना पड़ेगा और वहीं से पूरा होगा और कहीं से पूरा नहीं होगा। जी ध्रुव अग्रवाल जी। नहीं, ये जो MSP बढ़ाने का डिसीजन है, ये एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि किसानों की लागत पेट्रोल डीजल के बाद में काफ़ी बढ़ चुकी थी। जहाँ तक फंड की बात है, फंड की सरकार के पास कमी नहीं है, क्योंकि सरकार के पास GST से भी रेवेन्यू ज़्यादा आया है, इनकम टैक्स से भी ज़्यादा आया है, और जो सब्सिडियाँ दी जाती थी वो डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र होने की वजह से उसकी वेस्टेज रुकी है। तो फंड तो सरकार के पास हर जगह सरप्लस में अवेलेबल है। लेकिन जो चिंता की बात यह है कि MSP बढ़ने के से कहीं रेट तो नहीं बढ़ जाएंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सरकार शायद MSP बढ़ा भी इसीलिए नहीं रही थी कि खाने पीने के चीज़ों की रेट बढ़ाएंगे MSP बढ़ने के साथ साथ, उससे महंगाई बढ़ेगी। तो कितना सरकार महंगाई को कंट्रोल कर पाती है MSP रेट बढ़ाने के बाद, ये सरकार का चैलेंज है। जहाँ तक फंड की बात है, फंड की कमी मेरे को नहीं दिखाई देती, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी आम जनता को से बहुत ज़्यादा कलेक्शन किया है और जहाँ जहाँ वेस्टेज होती थी वो सब जगह रुकी है। फंड क्या, क्योंकि 27 से एक चीज़ 37 और इसमें एडिशन मैं करना चाहूँगा कि अभी सरकार ने एक और काम किया है, ध्रुव जी, आप उसको कहीं अप्रिशिएट करेंगे, कि हमारी जितने भी ये NPA और ये डिफ़ॉल्टर थे, जो लोन डिफ़ॉल्टर थे, इनसे हमने कम से कम 71% रिकवरी करी है, जो हमारा एक डूबा हुआ धन था। और एक जो एक्ट अभी हमने जस्ट अभी इंट्रोड्यूस किया है आफ्टर द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, तो आइडियली इट विल बी बेटर टू रिकवर द थिंग्स। जो हमारी ये बैड लोन थे उनको हम जो रिकवर कर रहे हैं अच्छे तरीके से, अच्छे मैकेनिज्म से, एक अंडर लॉ कर रहे हैं NCLT से। और ये जो चीज़ हमें मिला है वो एक बहुत बड़ी राशि है जो हमें सपोर्ट करेगी इन सब चीज़ों को आगे ले जाने, जो MSP को कामयाब करेगी। एग्जैक्टली। जी जी ध्रुव जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि NPA पे जो एकदम काफ़ी सालों से केवल लिटिगेशन में फंसे रहते थे, उसके लिए एक इफेक्टिव स्टेप लिया है। और इफेक्टिव स्टेप होने के बाद इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, केवल मैनेजमेंट चेंज हो गया। जैसे भूषण स्टील है, अब दूसरे के बाद आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो फंड की रिकवरी हुई है और उससे क्या है, यूटिलाइजेशन काफ़ी बढ़ा है। जो गवर्नमेंट इससे देश पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि भूषण स्टूल को कौन चला रहा है, लेकिन इससे पड़ता है कि पैसा कहाँ जा रहा है देश का। तो उससे अगर क्या हो रहा अगर है? ये कदम उठाया है सरकार ने कि उसके मालिक बदल गए तो बदल जाए, इससे देश को कोई फर्क जो नहीं पड़ता। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट लेकिन था, सरकार उससे को एफिशिएंट सरकार को एक मैनेजमेंट। दिक्कत आएगी, सरकार के पास स्टोरेज कैपेसिटी कम है। सरकार इस पैसे पे सामान खरीदेगी, अनाज उसको रखेगी कहाँ? उसमें कहीं हमारा जैसे लाखों टन गेहूं वेस्ट हो जाता था, सरकार को उसके लिए भी अरेंजमेंट तुरंत करना चाहिए। इस MSP पे अगर अनाज और सब सामान खरीद दिया, उसको रखने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, वरना वो नेशनल वेस्ट हो जाएगा। देखिए MSP पे जो सबसे बड़ा एक ये बात कुछ हद तक सही कह रहे हैं कि ये जो मैकेनिज्म है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट, जैसे ध्रुव जी ने कहा कि किसानों को एक सब्सिडी देना निहायत ज़रूरी था, तो हमें देना था और हमने उसको तय कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट अपना मैकेनिज्म बनाए कि वो किस तरह से इसको लागू करती है, वो ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। थैंक यू। 2014 में जब बीजेपी ने देश की सत्ता की बागडोर संभाली तो बड़े बड़े दावे वादे किए, GDP को तेजी से ऊपर ले जाने का भी दावा किया गया।
एक के बाद एक फैसले भी लिए गए और ऐलान किया कि ये फैसले देश हित में हैं और इनसे भारत की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। लेकिन हालात क्या है आज सबके सामने है। नोटबंदी ने जनता की कमर तोड़ दी, जीएसटी ने व्यापारियों को तो बेरोजगारी ने युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेलने का काम किया। इतना ही नहीं, किसान के कर्ज का बोझ अभी भी नहीं उतर रहा। ऐसे में सवाल यही है कि इस नुकसानदेह नीति का जवाबदेह कौन होगा। और अब वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार के बड़े फैसले कितना देश हित में रहे और उनसे अर्थव्यवस्था कितनी सुधरी। इस बाबत देश के हालात सही नहीं है, इन्हें सुधारने के लिए अभी वक्त है। सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। तो फिलहाल मुद्दों का जवाब में आज बस इतना ही। नमस्कार, सब्बा खैर।